सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने सुना कि मतलब लॉकडाउन में जहां एक तरफ सारी दुनिया जो है घर में बैठी थी, लॉकडाउन ओपन होने का इंतज़ार हो रहा था, वहां आपने ढेरों सारे वर्चुअल शो किए। ये सर कैसे हुआ, अगर आप कुछ बता सकें, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी भी मैं देख रहा था आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, हम्म। तो कुछ बता सकें कि ढेरों सारे वर्चुअल शो आपने किए, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए एक्चुअली। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो uh, मुझे खाली बैठने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो शुरू में तो मैंने वर्कशॉप्स करी थी वर्चुअल। तो जूम पे मैं वर्कशॉप्स करता था, जो कॉमेडी वर्कशॉप, जहाँ मैं कॉमेडी सिखाता था। और उस चक्कर में क्या होता था, वी वर रेजिंग सम फंड्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस कारण से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ, जूम के साथ एक कंफर्ट लेवल बन गया। तो फिर आई थिंक विद इन अ मंथ धीरे धीरे जैसे कुछ क्वेरीज आनी शुरू हुई। शुरू शुरू में मुश्किल लगता था, बिकॉज एकदम से वो पहले हम स्टेज पर जाते थे जहाँ हम ऑडियंस से बात कर पाते थे, वो दिखते थे। उससे इस प्लेटफॉर्म में आने में ऑनेस्टली आपको 1.5-2 महीने का टाइम लगता है उस माइंडसेट में सेट होने के लिए। पर फिर धीरे धीरे उसमें मज़ा भी आने लगा, क्योंकि पहले हम जहाँ लोगों को सिर्फ ऑडिटोरियम में देखते थे कि वो सब तैयार होके आए हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। अब सडनली सबके घर दिख रहे हैं, उनके पर्दे दिख रहे हैं। तो एक अलग वार्मथ आनी शुरू हो गई, जो मैंने इन्जॉय करनी शुरू करी। एंड उसके बाद तो इट आई लुक फॉरवर्ड टू जूम शोज इन अ लॉट ऑफ केसेस, कि ये करने में उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है। कई बार वो किचन में देख रहे होते हैं आपको, कभी वो बेडरूम में से देख रहे हैं। तो अब वो मज़ा आने लग गया है, और अब परफॉर्मेंस का तरीका चेंज कर लिया है। अब वो जैसे हम स्टेज पे करते थे वर्सेस इसमें क्या होता है कि स्टेज पे आप 15 फुट दूर हैं कम से कम ऑडियंस से, ऑडियंस। और वो भी फर्स्ट रो से। कईयों से आप 50 फुट 60 फुट दूर भी हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं सबसे सिर्फ 2 फुट दूर हूँ, हाँ। क्योंकि इतना कोई दूर है मेरे से कैमरा, तो आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज सब उस हिसाब से चेंज हो जाता है। जी। अच्छा, ये जो सर एक्सपीरियंस था, जैसे ऑडियंस के सामने फेस करना एंड हम्म यहाँ डिजिटल या वर्चुअल करना, ये जो एक्सपीरियंस था, ये मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा सर। तो हम्म ये कैसे आपने इसे हैंडल किया? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ऑडियंस के सामने वहाँ से ढेरों सारे कमेंट्स आते हैं, हाँ देन हाँ उसके हाँ। ऊपर खेलना, कॉमेडी हम्म। करना। यहाँ सर कैसे आपने इसे हैंडल किया सारी चीज़ों को? यहाँ पे दो चीज़ें थी। एक तो माइंडसेट अपना ये करना पड़ता है कि अब आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, अब आप एक तरीके से अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, आप उस तरीके से करते हैं। बिकॉज जब आप ऑनलाइन जूम शो कर रहे हैं तो आप उतने ही लाउड हैं जितने बाकी सब लोग हैं। बिल्कुल। ये नहीं है आपके हाथ में कोई माइक नहीं है। तो एक तो ये करना पड़ता है कि आप मेंटली इस तरीके से शो करें कि अब आप दोस्त हैं और आप ड्राइंग रूम में इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं। सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकली आपको सारा टाइम कॉन्शियस रहना पड़ता है। लाइक बहुत सारे शोज़ में तो मैं एक एक और अपने साथ किसी ना किसी को रखता हूँ, जो इंश्योर करता है कि किसी और के बैकग्राउंड से नॉइज़ ना आ रही हो। तो वो टेक्निकल इश्यूज काफ़ी हैंडल करने पड़ते हैं, बट अब धीरे धीरे अब सेटल हो सेटल हो गए। बिल्कुल। गए। सो सर, ये वर्चुअल की दुनिया में कितना एंजॉय किया आपने? मेरे को काफ़ी मज़ा आया ऑनेस्टली, क्योंकि एक तो वर्चुअल में जब हम नॉर्मली शो करते हैं तो हमारा 80% टाइम तो सिर्फ ट्रैवल करने में निकल ट्रैवल जाता है। करना। कि आप सुबह करेक्ट। निकले, फिर आप एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से करेक्ट। फ़्लाइट ली, उसके बाद उसी में ही 5-6 घंटे उसमें निकल जाते हैं। तो वो बहुत सारा टाइम बचना शुरू हो गया। तो वो टाइम मैंने अपना बाकी बहुत सारी चीज़ों में लगाया। जो बहुत सारे मेरे प्लान्स थे जो हमेशा पोस्टपोन हो जाते थे, क्योंकि मैं नॉर्मली साल में 250 दिन ट्रैवल कर रहा होता था। तो अब मैंने अपनी एनर्जी बहुत सारे अपने अलग प्रोजेक्ट्स पे फोकस करी। मैं एक पॉडकास्ट पे काम कर रहा हूँ, कुछ सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काम आ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा, जहाँ मेरे शोज़ भी कंटिन्यू हुए और साथ में मैं अपने बाकी प्लान्स फॉलो कर पाया। बिल्कुल। सो अभी सर आप अपना शो वर्चुअल कर रहे हैं या इन दिनों कभी ऑन ग्राउंड भी? इन दिनों अगर, क्योंकि अब लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, सो ऑन ग्राउंड भी आपने स्टार्ट किया? मैंने सिर्फ एक शो किया था ऑन ग्राउंड, वो मैंने दुबई में करा था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा था। अभी इंडिया में जो शोज़ हैं वो थोड़े छोटे रूम्स में हो रहे हैं, तो हाँ। थोड़ा डर लगता है डर अभी लगता उसमें। है, बिल्कुल। तो मैंने दुबई में एक शो किया था जो प्रॉपर एक बड़े स्टेज पर और ऑडियंस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में बैठी थी। वो एक शो किया था, काफ़ी मज़ा आया हमें। 2 बैक टू बैक शोज़ करने पड़े वहाँ पे, बट यू फील यू आर बैक होम वाला थोड़ा सा फीलिंग आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। एंड सर, एज एन आर्टिस्ट,
पे लाना ये हम्म, सबसे इंडस्ट्री में टफ माना जाता है। हाँ जी। तो कैसे सर इसे आप हैंडल करते हैं एंड कैसे इन सारी चीज़ों को आप अंदर से निकालते हैं, कैसे सब होता है? मुझे ये लगता है या मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक तो मतलब मेरा बहुत सारा ह्यूमर जो है वो ऑब्जर्वेशनल होता है, ठीक है। और दूसरा, मैं जब लिखता हूँ या परफॉर्म करता हूँ तो मैं इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि मैं सिर्फ हंसाने नहीं जा रहा हूँ, ओके। और मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हंसाने के लिए तो आपके पास व्हाट्सएप पे रोज़ 50 जोक्स आते हैं, ठीक है। वो जोक आप देखते हैं, पढ़ते हैं और हंसते हैं, पर शाम तक भूल जाते हैं। अगले दिन सुबह आपको कोई बोले कि वो व्हाट्सएप पे जो जोक्स आए थे उनमें से कोई जोक सुना, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना है जो आप 6 महीने बाद भी याद रखें, ठीक है। तो एक तो ह्यूमर जब आप लिख रहे हैं वो कुछ ऐसा लिखें जिसे, लाइक मैं जब लिखता हूँ तो मुझे होता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो आप अपने साथ जी रहे हैं। तो मैं कोई ऐसी बात करूँ जो आप 3 महीने बाद आपके घर में हो और आपको लगे अरे यार यही तो बोल रहा था वो, ठीक है। अरे शादी की पार्टी में अरे यही तो अमित ने बोला था कि यही करते हैं, अरे अंकल जी ऐसे ही तो नाच रहे हैं, या जब हम पीते हैं तो हम भी ऐसे ही पीते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखकर लिखने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस आप जितना स्टेज पे जाते हैं उस हिसाब से आपका इम्प्रूव होता है, उसका कोई और तरीका नहीं है। इट इज़ लाइक जैसे अब आप मसल्स आपके तभी बनेंगे जब आप जिम जाएंगे, तो वही चीज़ इसमें है कि परफॉर्मेंस आपकी तभी बनेगी जितना आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपका टाइमिंग उतना इम्प्रूव होगा, आप ऑडियंस समझ पाएंगे कि ऑडियंस किस चीज़ पे हंसती है। तो जोक स्ट्रक्चरिंग वहाँ होती है, बट जो थॉट होता है, थॉट पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जहाँ मुझे होता है कि थॉट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के साथ रहे, उनके जहन में रहे, 6 महीने बाद, साल बाद उनको ध्यान रहे कि अरे ये बात बोली गई थी। तो क्या बात है। एंड सर इन दिनों तो हम ऐसा माने कि ऑन ग्राउंड आपके शो अब चालू हो गए, क्योंकि माना कि आपने दुबई में ही किया था, तो अब इन दिनों क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं शोज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा एक्चुअली 2-3 और OTTs के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, एक पॉडकास्ट है, तो मैं अभी उन्हीं पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अभी एक शूट ख़त्म करके हटा हूँ और अगली शूट अभी फरवरी मार्च में हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बैक टू बैक अभी लाइंड अप हैं। तो होपफुली वैक्सीन लगने तक मेरा टाइम इसी में निकल जाएगा, उसके बाद मैं लाइव शोज़ पे जाऊँगा। एंड सीरीज भी कुछ कर रहे हैं आप, थोड़ा सा अगर आप हमें उसके बारे में बताएं कि क्या कुछ है ये एंड अभी क्या थोड़ा चल रहा अंडर रैप्स है, बट हाँ अप्रैल में एक सीरीज़ आ रही है जो मैं और गुरसिमरन खंबा कर रहे हैं इकट्ठे। तो वो सीरीज़ हम दोनों ने इकट्ठे लिखी है, वो एक OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। एंड थोड़ा सैटायर कर रहे हैं, तो होपफुली लोगों को पसंद आएगा। तो ह्यूमर जोन में है बट सैटायर है। और उसमें अभी मैं नाम नहीं ले सकता, बट कुछ आप काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टर्स को देखेंगे काम करते हुए। कॉमेडी जॉनर होगा, हम ऐसा माने? कॉमेडी ऑनर, ये कॉमेडी ऑनर है। बिल्कुल। एंड MX प्लेयर पे भी आपका कुछ आ रहा है सो? नहीं, MX प्लेयर पे नहीं आ रहा। मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं ले पाऊंगा कहाँ कहाँ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बट इस साल में कम से कम 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग पे आपको मैं दिखूंगा भी, और कुछ में मेरी क्रिएशन दिखेंगी। पॉडकास्ट आएगा एक स्पॉटिफाई पे, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक और नया जोन खोल रहा हूँ मैं अपने आप के लिए। तो वो पॉडकास्ट अभी अगले 1-2 महीने में रिकॉर्ड होना शुरू हो कुछ जाएगा थोड़ा सा और ब्रीफ में बताना चाहेंगे कि क्या कुछ और फैसिलिटी हमें वहाँ देखने को मिलेगी? हाँ, तो उस पॉडकास्ट का जो जोन है वो लार्जली ये है कि हमने सिर्फ, लाइक, आप जहाँ भी जाते हैं आप सिर्फ अपने साइड का सोचते हैं, पर हम इस पॉडकास्ट में मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके आ रहा हूँ जिनको आप मिलते रोज़ हैं, बट आपने कभी उनके बारे में सुना नहीं है, उनकी बात नहीं सुनी, उनका नज़रिया नहीं सुना। कि आज तक हमने लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है ऊबर ड्राइवर के बारे में, बिल्कुल। ठीक है, बट आपने कभी ऊबर ड्राइवर की बात नहीं सुनी कि उसको किस किस तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल। तो हम ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनको आप मिलते रोज़ हैं, बट कभी आपने उनकी बात सुनी नहीं है। तो थोड़ा वो जोन है, उसमें अलग अलग एरियाज़ कवर कर रहे हैं। हम एयरलाइंस पे कर रहे हैं, उसमें ऊबर ड्राइवर्स के साथ कर रहे हैं, टीचर्स के साथ कर रहे हैं। तो हमने पेरेंट्स की बातें सुनी, हमने टीचर्स की बात नहीं सुनी। सो वो एक जोन लेके आ रहा हूँ मैं अपनी पॉडकास्ट में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सर, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है सर आपका, मैंने सुना है, क्योंकि हाँ, वो अभी काफ़ी काम बिजी हो पे गया काम पे कर रहे है। हैं। कैसे आपकी दिनचर्या लाइक स्टार्ट होती है? एंड मैं भी यहाँ भी आया हाँ, था, हाँ, आप कुछ मीटिंग कर रहे थे। हाँ। अपने दिन का शेड्यूल कितना बिजी रखते हैं आप? फ्री कब रखते हैं एंड कब आप कभी योगा एक्सरसाइज
एक्सरसाइज हाँ। कैसे क्या कुछ करते हैं, अगर आप कुछ बता सकें? सो पहले तो काफ़ी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया था पिछले 7-8 महीने में, तब जब ज़्यादा टाइम था। बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कमीशन होते गए हैं, तो भी 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें मतलब डिमांडिंग रहता है काम। तो अभी ऑनेस्टली 15-20 दिन से फिटनेस पे ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ। बट आई हैव रियलाइज कि हमारी एज में, अब मैं 45 का हो गया हूँ, तो इस एज में फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है काफ़ी। तो अब वो मुझे है कि मैं सुबह वो ख़त्म करके दिन में मतलब मेरा दिन थोड़ा सा लेट शुरू होता है, क्योंकि राइटिंग का काम बहुत सारे हमारे साथ के लोग होते हैं जो रात को 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक करते हैं। तो वहाँ तक जागना ही पड़ता है। तो दिन में होता तो मैं घर पे हूँ, बट फिर 1 घंटे की कॉल हो गई, फिर आपको 15-20 मिनट बीच में रेस्ट मिल गया, फिर उसके बाद कोई कॉल हो गई, फिर आप अपना अलग से, जैसे मैं घर में एक रूम में बैठ जाऊँगा, 1.5-2 घंटे लगातार बैठ के राइटिंग कर लिया। तो इसी तरीके से दिन में 7-8 घंटे का निकल जाता है। बट ये ज़्यादा टायरिंग होता है, क्योंकि जब आप इस पे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे सारा दिन मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं रियलाइज़ करा है कि वो ज़्यादा टायरिंग है एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी को पर्सनली मिल रहे बिल्कुल। हाँ, हैं। ये तो ज़ूम इंटरव्यू की तरह होता है, ऐसा हम एक्सेप्ट करते हैं सर। हाँ। एज एन राइटर सर, जब आप कोई चीज़ें लिखते हैं हाँ एंड जी। वो चीज़ें जब आप पर्दे पर टीवी पर देखते हैं, हम्म। जब मैं सिंगर से भी बातें करता हूँ हम्म। और उनका म्यूज़िक वीडियो आता है तो मैं बातें करता हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगा कि कभी वो बहुत ही खुश होते हैं एंड कभी वो हम्म। बहुत ही ऐसे अपसेट हो जाते हैं कि यार जो मैंने चीज़ शिद्दत से लिखी, हम्म। जो मैंने प्रेजेंट किया, वो मुझे वहाँ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है सर, कभी ऐसा? अभी क्योंकि इस साल आएगा तो देखने को मिलेगा, बट हाँ, मैं वो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि एज अ राइटर आप क्या एनविजन करते हैं और क्या स्क्रीन पे आता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, और कई बार तो वो आता भी नहीं है। जैसे अब हम जैसे शो लिखते हैं, तो हमें उसमें बहुत सारे पीसेस लिखे थे, तो हमने 50 लिखे थे, जिसमें से फाइनली हम 18 या 20 पीसेस ही करेंगे। तो एज अ राइटर मैंने रियलाइज़ करा है कि सिर्फ आपको ये नहीं सीखना कि आपको जोक लिखना कैसे है या आपको एक पीस लिखना कैसे है, आपको ये भी सीखना है कि उस जोक को कूड़ेदान में कैसे फेंकना बिल्कुल है। सही कहा सर आपने। कि ये आपने लिखे थे, पर इसमें से इतने रिजेक्ट हो गए, और वो इसलिए नहीं रिजेक्ट हुए कि वो खराब लिखे थे, खराब बिल्कुल। कई इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि बजट नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, कई इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि जी ये उसके फॉर्मेट में नहीं बैठ रहे, लिखा ये अच्छा हुआ है बट उस फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा है। तो आई थिंक इसमें आपको रिजेक्शन बहुत सीखना पड़ता है। और फाइनली हाँ, वही है कि चाहे विजन मेरा है, बट पैसा किसी और का लगा हुआ है, फिर डायरेक्टर जो है उसके साथ भी विजन अलग सोच मैच है करना उसकी। चाहिए। तो हाँ, वो कहीं ना कहीं आई थिंक कई बार आएगा लाइफ में कि हाँ, आपका विजन नहीं मैच किया, बट वो दैट इज़ टीम वर्क। आई थिंक जब आपको टीम के साथ काम करना है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल ये भी सर कि क्योंकि अब आपने राइटिंग पे भी ये किया है, हाँ जी। सो आने वाले दिनों में ऐसी कोई बिग बड़े बजट की फिल्मों में भी हम आपको ऐसे देखेंगे, या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, या आप बताइए? तो एक फिल्म स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ, हम्म। तो लेट्स सी, पता नहीं, बड़ा बजट तो पता नहीं मुझे, बट हाँ, एक फिल्म स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, और एक शो है जो काफ़ी बड़े बजट का हमने लिखा हुआ है, जिस पे अभी काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। बट उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर पाऊँगा अभी, बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें बड़े पर्दे वाली दिखेंगी अभी तो आने वाली। कॉमेडी जॉनर होगी फिल्म की, या नहीं नहीं जॉनर नहीं जॉनर आपके नहीं, पास है? मैं अब थोड़ा सा ये है कि सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एज अ राइटर देखता हूँ, जो कॉमेडी को एक माध्यम यूज़ करके, परफॉर्मेंस को एक माध्यम यूज़ करके अपना अपनी बात कह रहा था। तो कॉमेडी एक तरीका था बात करने का, स्टैंड अप कॉमेडी एक तरीका था, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीरियस होती हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो सटायर होंगी, कुछ कम्प्लीटली सीरियस भी होंगी। बिल्कुल। तो ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि कितना लोग उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अलग अलग जॉनर्स हैं जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी। तो एक बात और सर, क्योंकि आप स्टेज पे जाते हैं, कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं, वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, जैसे कि हाँ हाँ आपने हाँ। ये बताया कि कई जगहों पर जाना होता है, अभी हम्म। आप हाल ही में दुबई से आए। ऐसी कोई लोकेशन है, ऐसी कोई जगह है जब आप नेट पर देखते हैं, यूट्यूब हाँ। पर देखते हैं, हम्म। जहाँ पर लोग परफॉर्म करते हैं, या आपको यार यहाँ यहाँ ऐसे दिमाग में कभी क्लिक होता है यार यहाँ जाना है, लाइक हम्म। यहाँ जस्टिन बीबर परफॉर्म करते हैं, यहाँ बियॉन्से, ऐसे कुछ दिमाग में आता है कि इस जगह पर जाकर ऑडियंस के
के सामने जो है हाँ, हाँ। परफॉर्म कर, ऐसी कुछ कभी दिमाग में आता है एज एन आर्टिस्ट? यार देखो मेरे केस में क्या है कि मैं 35-36 की एज तक मैंने कभी स्टैंड अप कॉमेडी करी नहीं थी। हाँ सर, अग्री सर। तो उसके बाद मैंने शौकिया शुरू करी, छोटे छोटे क्लब्स में किया, और अब मैं मतलब 28 कंट्रीज़ में परफॉर्म कर चुका हूँ। मैंने यूएस वगैरह में 1500 सीटर शोज़ करे हुए हैं। तो मैं तो ऑलरेडी उस जगह पहुँचा हूँ जहाँ मैंने सोचा ही नहीं था। तो एक होता है ना कि एक आदमी बकेट लिस्ट बनाता है, तो मैंने वो बकेट लिस्ट भी नहीं बनाई थी, उससे आगे मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। लालच आदमी कर सकता है हमेशा, लालच आदमी कर सकता है कि अभी हाँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक बहुत प्यारा रूम है जो 3000 सीटर है, तो मन है कि किसी दिन वहाँ भी परफॉर्म करने को मिले। बट अगर नहीं भी मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि यूएस जाके मैं 50 शोज करूँगा 6 महीने में, जो करने को मिले। सो आई विश कि सर आपको गार्डन, मेडिसिन गार्डन में परफॉर्म करने का मौका मिले। थैंक यू। एंड जाते जाते अपने फैंस के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें आपके शो का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, हर चीज़ों का बेसब्री से इंतजार होता है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने एक साइड देखी है मेरी, जोक्स की या स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए की, बट अगले 1.5-2 साल में होपफुली आपको पसंद आए। मैं कुछ कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ, कुछ स्टोरीज़ कुछ अलग अलग दौर से लेकर आ रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। सो बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगर कुछ ख़राब लगे तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। जो आपको नहीं भी अच्छा लगे तो हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने की। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी, थैंक यू। अरुण जी, एक चीज हम इन्होंने गुरसिमरन खंबा का नाम लिया हमारा, हाँ, बिकॉज खंबा वाज आल्सो अ क्लाइंट। सो व्हाट हैपेंस इज कभी कभी मीडिया ना सेंसेशनलाइज करने का कोशिश करती है। ओके। तो अगर हम खाली वही पीस, हाँ डोंट टेक हिज नेम, हाँ हाँ से कोई भी दूसरा राइटर या प्रख्यात समथिंग आप वो बोल दीजिए, ओके। जस्ट फॉर सेफ्टी से, बिकॉज अपने बेस पे इंटरव्यू है ना, इट इज ऑन अमित, इट्स हाँ नॉट हाँ टेंजेंट नहीं आना चाहिए हाँ हाँ। इसके लिए। सोनल कुछ कह रही थी? समझा? हाँ वो फिर हाँ, ऐसे चाय अभी उसको भी बोल दे, टाइम रख दे होगा। अभी, अभी हाँ थोड़ा सा पॉज है। वो फ्लो में हाँ बोल रहे हैं ना, क्या? हाँ वो तो है। आपके पास 2 कॉपीज हो जाएगी। यहीं उसको बोल सकते हैं। हाँ 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 ओके। एडिट भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग दे कैन टेक अ कॉल। हाँ एडिट भी हो सकता है, हाँ हाँ बिकॉज इतना प्यारा पीस चल रहा है, हाँ हाँ फ्लो में चल रहा है, हाँ हाँ तो लेट अस गिव देम एन ऑप्शन फॉर दैट। हाँ ओके वो मैं क्वेश्चन से यहाँ से ये वाली कॉपी उठा लेता हूँ। ओके ओके ओके। चलो। हाँ जी सर, आप हाँ। कुछ कहना चाहते हैं? सो एक सीरीज़ आ रही है जो सटायर में लिख रहा हूँ, एक और काफ़ी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ, जो हम दोनों ने मिलके पिछले 6-8 महीने में लिखी थी, और वो सोनी लिव पे आ रही है मोस्ट प्रॉब्ली। तो वो उसमें कुछ कमबैक्स भी हैं, जो जो लोग कॉमेडी में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं उनके कमबैक्स भी हो रहे हैं, तो होपफुली लोगों को पसंद आएगी। आई विश कि लोगों को पसंद आएगी सर। थैंक यू सो थैंक मच यू, एंड गुड लक। थैंक यू, जस्ट थैंक फॉर यू। सेफ्टी से। हाँ।